नमस्कार दोस्तों, 19 अक्टूबर 1945 को एक ऐसे यू एंड एटॉमिक बम ब्रिटिश के ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है और ये ऐसे जॉर्ज ऑरवेल जो कि एक इंग्लिश राइटर हुआ करते थे उनके द्वारा लिखा गया था। और इस ऐसे में एक वर्ड यूज किया जाता है कोल्ड वॉर, और ये वर्ड इस ऐसे से पहले ना कभी यूज किया गया था और ना ही कभी सुना गया था। फिर भी इस वर्ड को उस समय इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन 2 साल बाद 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड बरूच जो कि उस समय यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन के एडवाइजर हुआ करते थे, एक स्पीच देते हैं और उस स्पीच में कोल्ड वॉर शब्द का पहली बार ऑफिशियली यूज करते हैं। सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच के चल रहे जियोपॉलिटिक्स और आइडियोलॉजीज के टेंशंस और कन्फ्रंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कोल्ड वॉर का पूरा इतिहास आज की इस वीडियो में। 21 countries would form the United Nations. That was because we wished in the first attack to avoid decision to use this weapon against Japan, was at first reluctant to acknowledge near defeat, looking for an excuse to quit. Others claimed he never lost a night of sleep over his decision. The test of nuclear bomb while Cold War era in Semipalatinsk Island. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला, यानी कि करीबन 6 साल तक चला एलिस पावर और एक्सिस पावर के बीच में। एलिस पावर जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना इन्वॉल्व रहता है, तो वहीं एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान इन्वॉल्व रहता है। और ये वॉर एलिस पावर जीत जाती है जब यूएसए जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को बैक टू बैक एटम बम गिरा देता है, जिसके कारण करीबन 3,55,000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक वॉर के खत्म होते ही दूसरी वॉर स्टार्ट हो जाएगी, द कोल्ड वॉर। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि ये क्या है कोल्ड वॉर। ये वॉर कोई मिलिट्री वॉर नहीं थी जिसमें विरोधी सैनिक एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ये कंपटीशन था यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच का, और ये कंपटीशन इसलिए चल रहा था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए और यूएसएसआर एज अ सुपर पावर इमर्ज होते हैं, और फिर इन दोनों में ही कंपटीशन चलने लगता है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एक दूसरे को अपने इक्वल भी मानने को तैयार नहीं थे। और ये वॉर केवल उनके जियोपॉलिटिक्स की नहीं थी, ये वॉर उनके आइडियोलॉजीज की भी थी। आइडियोलॉजी इसलिए क्योंकि यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसलिए वो कोल्ड वॉर टाइम में भी डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा था, और वहीं सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था। अब ये डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता हो थ्रू इलेक्शंस, और वो इलेक्शंस टाइम टू टाइम दोबारा भी कंडक्ट करवाए जा रहे हों, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। और कम्युनिज्म का मतलब होता है कि स्टेट की प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज और बाकी फील्ड्स में पूरी तरीके से वहाँ की स्टेट और गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि कम्युनिज्म इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि उसके ज्यादातर बिलीफ सोसाइटी को प्रमोट करने के पक्ष में रहते हैं। और इस सिस्टम में गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, लेकिन उनके केवल जरूरत के हिसाब से। यानी कि अगर किसी परिवार में 2 लोग हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ उन्हें 2 लोगों के हिसाब से प्रॉपर्टी देगी, और अगर किसी परिवार में 22 लोग हैं तो उन्हें 22 लोगों के हिसाब से प्रॉपर्टी देगी, जिससे उनकी साल भर की नीड्स फुलफिल हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कोल्ड वॉर ईरा के शुरुआत से अंत तक के पूरे इवेंट्स की। ऑफिशियली माने तो कोल्ड वॉर ईरा 12 मार्च 1947 से लेकर 26 दिसंबर 1991 तक चला, लेकिन कोल्ड वॉर की शुरुआत की जड़ें 1945 से माना जा सकता है, जब यूएसए ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम गिराए थे। और तभी से चल पड़ती है न्यूक्लियर आर्म्स रेस, क्योंकि 1945 में केवल यूएसए के पास ही एटॉमिक बम रहता है और यूएसएसआर एटॉमिक बम को बना रहा होता है। लेकिन तभी से सोवियत यूनियन अपने एटॉमिक बम को बनाने की स्पीड को बढ़ा देता है। खैर, सोवियत यूनियन का पहला एटॉमिक बम बनाने का प्रोग्राम 1943 से ही चालू हो गया था, लेकिन इन्हें सक्सेस 1949 के अगस्त में मिलती है, जब पहले एटॉमिक बम के टेस्ट फर्स्ट लाइटनिंग को कजाकिस्तान के सेमीपल्टिन्स्क टेस्ट साइट में सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाता है। और इस टेस्ट के बाद मानो न्यूक्लियर आर्म्स की रेस चालू हो गई हो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में, क्योंकि 1950 में 1 नवंबर को यूएसए अपना पहला हाइड्रोजन बम ईवी माइक को एलयूजी लैब के आइलैंड में ठीक सुबह के 7:15 में टेस्ट करता है। और यह बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए हुए एटॉमिक बम से करीबन 700 गुना ज्यादा एक्सप्लोजिव और खतरनाक होते हैं। और तब से लेकर कोल्ड वॉर के अंत तक यूएसए और यूएसएसआर ने टोटल
1769 न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए होते हैं। और अब रेस हुई ही थी तो कोई ना कोई विनर भी तो रहा ही होगा। अगर नंबर ऑफ टेस्ट की बात करें तो यूएसए इसमें आगे था, क्योंकि यूएसए ने 1054 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और वहीं सोवियत यूनियन ने केवल 715 टेस्ट किए थे। लेकिन अगर सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम की बात करें तो इसमें विनर सोवियत यूनियन था, क्योंकि 1961 में 30 अक्टूबर को सोवियत यूनियन दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम बिग इवन, जिसका निकनेम सर बॉम्बा है और इसे किंग ऑफ बम्स भी कहा जाता है, उसका टेस्ट करता है नोविया जैमले आइलैंड में ठीक सुबह के 11:32 में। और यह बम इतना खतरनाक था, इसके एक्सप्लोजन के बाद इसका विजिबल पॉइंट 600 माइल्स तक माना जाता है। अब 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, इसका मतलब 960 किलोमीटर तक वह एक्सप्लोजन विजिबल था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस न्यूक्लियर रेस को रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। 1963 में एक ट्रीटी द लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के द्वारा, जो कि मॉस्को में साइन की जाती है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये तो रही बात न्यूक्लियर आर्म्स के रेस की, लेकिन अब हम बात करेंगे बाकी उन इवेंट्स की जो इस रेस के पैरेलल चल रहे होते हैं कोल्ड वॉर के दौरान। कंटेनमेंट पॉलिसी, जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था कि ये वॉर केवल जियोपॉलिटिक्स की नहीं, आइडियोलॉजीज की भी थी, यानी कि डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच की। कंटेनमेंट पॉलिसी जॉर्ज एफ केनन, जो कि यूएस के ऑफिसर हुआ करते थे, 1946 में बनाते हैं कम्युनिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ईस्ट यूरोपियन और बाकी कंट्रीज में कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था। और इसके रिस्पॉन्स में यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन इसे एज अ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन अडॉप्ट कर लेते हैं 1947 में, और उन्होंने इसको रिडिफाइंड किया ये बोलते हुए कि यूएस उन सारी कंट्रीज की हेल्प करेगा जिन्हें कम्युनिज्म से खतरा है या फिर कम्युनिस्ट से डेमोक्रेटिक बनना है। और इसी कंटेनमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए 1949 में नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में भी आपने वॉर के समय में न्यूज चैनल्स में कई बार सुना होगा, जी वही नेटो है, जिसे इसलिए बनाया गया था कि ये सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म सोच को फैलने से रोके। लेकिन सोवियत यूनियन कहाँ पीछे हटने वाला था, और उसने 1955 में वॉर्सो पैक्ट, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ईस्ट जर्मनी और कई नेशंस के साथ एग्रीमेंट साइन करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है। कोल्ड वॉर ईरा में कोल्ड वॉर के इन्फ्लुएंस के कारण 2 वॉर होती हैं, कोरियन वॉर और वियतनामीज वॉर। तो कोरियन वॉर 25 जून 1950 से लेकर 27 जुलाई 1953 तक चलती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट स्टेट था और वहीं साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक, इसलिए सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट कर रहा होता है और वहीं यूएसए साउथ कोरिया का कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत। और ऐसा ही कुछ 1955 में वियतनामीज वॉर में दिखता है, जब नॉर्थ वियतनामीज वेस्ट साउथ वियतनामीज में नॉर्थ वियतनामीज को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा होता है, साउथ वियतनामीज को यूएसए सपोर्ट कर रहा होता है। और ये वॉर 30 अप्रैल 1975 में खत्म होती है, यानी कि ये वॉर करीबन 19.5 साल तक चलती है। तो चलिए अब बात करते हैं बर्लिन ब्लॉकेड और एयर लिफ्ट की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन कंट्रोल कर रहा होता है और वेस्ट जर्मनी यूएसए और उसके एलीज कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन ईस्ट साइड में पड़ता था और वो कैपिटल था, इसलिए उसका भी 2 भागों में डिवाइड होता है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। लेकिन सोवियत यूनियन जून 1948 में सारे उन वेव्स को कट कर देता है जो वेस्ट बर्लिन से कनेक्ट हो रहे होते हैं और पूरे शहर में कंट्रोल करने का प्रयास करता है। Video peasant, I hold video co like or channel co subscribe or carry.